student, this is Dr. Pooja Gupta. Welcome back to physics classes. तो हम जैसे कि आपने बीटेक फर्स्ट ईयर की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे रिलेटिवली। तो यहाँ पे चल रहा है हमारा क्या बीटेक फर्स्ट ईयर का कोर्स। बीटेक फर्स्ट ईयर में हम यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे। यूनिट फर्स्ट थी आपकी रिलेटिविटी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने स्टार्ट की थी यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ में आप लेजर का पूरा पोर्शन कर चुके थे। आज शुरू करेंगे हम फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हम काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि जैसे कि आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, बहुत कोरोना फैला हुआ है चारों तरफ। तो उसको लेके थोड़ा हम परेशान थे और हमारे रिलेशन में भी काफ़ी लोग कोरोना से संक्रमित थे, जिसके कारण हम काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो नहीं बना पाए। ठीक है, तो अब हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बताया कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो बच्चों कोरोना काल में यही है, आप लोग कोरोना की सारी जो गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपर फॉलो करें, मास्क लगाएं, बार बार फ्रिक्वेंटली हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसेस का पालन करें। ठीक है, तो आप कोरोना से बच सकते हैं, संक्रमित होने से बच सकते हैं। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अब फाइबर ऑप्टिक्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सके। ये एक फ्री चैनल है जिसमें आपको सारे लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम क्या आगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। फाइबर ऑप्टिक्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ी और फाइबर ऑप्टिक्स किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो समय समय पर जो साइंटिस्ट है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे जो हैं वो कम्युनिकेशंस के डिज़ाइंस को ट्राई करते रहे, जिससे हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को लॉन्ग डिस्टेंसेस पे भेजने के लिए हम उसको एक प्रॉपर तरीके से तैयार कर सकें। तो मेनली जो फाइबर ऑप्टिक्स है मेनली आर कंसर्न विद कम्युनिकेशन। किसे? कम्युनिकेशन से संबंधित है। जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो मेनली जो है वो कम्युनिकेशन से संबंधित है। कम्युनिकेशंस भी कई तरह का होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ या अपनी बातों को रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, तो ये भी एक अलग तरह का कम्युनिकेशन हो गया। या इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुँचाना भी क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो हम फाइबर ऑप्टिक्स में एक गाइडिंग चैनल लेंगे जिसके थ्रू हम लाइट वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स पर हम इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे। दिस इज द लाइट कम्युनिकेशन या फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशंस। जिस तरह हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजने के लिए एक करंट की, एक कंडक्टिंग पाथ की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें अगर लाइट से कम्युनिकेशन कराना है, लाइट रे से कम्युनिकेशन कराना है, तो हमें एक गाइडिंग चैनल की आवश्यकता पड़ेगी और वो गाइडिंग चैनल है हमारा फाइबर। जो फाइबर होता है वो एक बहुत पतली ग्लास या पाइप की ट्यूब होती है, जिसमें हम इंफॉर्मेशंस को कैरियर वेव्स के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स पर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक्स में जो कम्युनिकेशन होता है वो लाइट के थ्रू होता है। फाइबर ऑप्टिक्स में जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? लाइट के थ्रू होता है। ठीक है, और लाइट्स में जो हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए गाइडिंग चैनल चाहिए वो क्या होता है? हमारा फाइबर। जो फाइबर होता है वो किसका बना होता है? ग्लास और प्लास्टिक का।
जो क्या होती है, बहुत पतली थिन पाइप ट्यूब होती है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कराते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल, अगर हमें इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन कराना है, थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की तरफ चलते हैं, तो हमें फाइबर में जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है ये हमें पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में हम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, वायर की। वायर क्या हो गया हमारा, कंडक्टिंग पाथ, और उसमें हेल्प लेते हैं हमें किसी की, केबल की। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू उसे केबल के अंदर डाल के इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाते हैं, उसी तरह हम फाइबर ऑप्टिक्स में लाइट को, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम पहुंचाएंगे। अब इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस में जब हम इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाते हैं तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन का लॉस ज़्यादा हो जाता है और लॉन्ग डिस्टेंसेस पर हम इंफॉर्मेशंस को नहीं भेज पाते। जो हमारा फाइबर ऑप्टिक्स होता है उसमें हम इंफॉर्मेशन को ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस पर और कम लॉस के साथ इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट पर दूसरे पॉइंट से आसानी से भेज सकते हैं। क्योंकि जो आजकल हमारे लिए इजी हो गया है, लेज़र जो लाइट है वो बहुत कैपेसिटी है उसकी, लेज़र लाइट उसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, जिसके कारण हम ऑप्टिकल फाइबर में लेज़र लाइट को यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस पर और कम लॉस के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। दिस इज द फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन कराने के 3 पार्ट होते हैं। एक तो हमारा होता है ट्रांसमिशन होता है, दूसरा बीच में होता है हमारा ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। ट्रांसमिशन से हम किसी भी लाइट को लेजर लाइट में कन्वर्ट करके ऑडियो वीडियो सिग्नल्स या साउंड्स वेव को लेजर लाइट में कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन को, ट्रांसमिशन चैनल हमारा यहाँ पे क्या होगा, फाइबर होगा, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेज देते हैं और रिसीवर पॉइंट से हम इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज द कम्युनिकेशन इन फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये हो गया इसका फंडामेंटल कि कैसे क्या होता है। ठीक है। अब आते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है। ये फाइबर क्या होता है? फाइबर it is a cylindrical waveguide system. It is a cylindrical waveguide system. ये क्या होता है, एक वेवगाइड इस तरीके का होता है, बहुत पतली सी ग्लास के पाइप की ट्यूब होती है। ये क्या हो गया, सिलेंड्रिकल वेवगाइड सिस्टम हो गया, जिसमें हम लाइट को पॉइंट ए पर भेजेंगे और पॉइंट बी पर प्राप्त कर लेंगे। दिस इज द फाइबर। ठीक है। तो इट इज अ सिलेंड्रिकल वेव गाइड सिस्टम, वेव को गाइड करने का सिस्टम होता है जो कि बहुत पतला होता है, जैसे हमारे सर के बाल, इससे भी ज्यादा पतला होता है, जो ग्लास का और पाइप का बना होता है। इट्स अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। जिस तरह हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कॉपर वायर के थ्रू एक केबल के अंदर डाल के इंफॉर्मेशन को या करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाते हैं, इसी तरह फाइबर ऑप्टिक्स में हम लेजर लाइट में इंफॉर्मेशन को कोडेड करके फाइबर के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लॉन्ग डिस्टेंसेस पर आराम से इंफॉर्मेशन को बिना किसी लॉस के साथ आसानी से भेज सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो केबल होता है, अगर हम ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम भेजें तो हमारा जो केबल है वो गर्म हो जाएगा और वहाँ पे इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स में ये जो हमारा लो डिसएडवांटेज था ये हमने दूर करा और फाइबर ऑप्टिक्स में हम
लाइट को बिना किसी लॉस के, हानि के, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बहुत आसानी से लॉन्ग डिस्टेंसेस पर भेज सकते हैं। अब हमारे ऑप्टिकल फाइबर में इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो इसका जो मेन प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस पे करता है? ये किस पर आधारित है? टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। विदाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वी कैन नॉट सेंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में अगर हमें इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाना है तो उसके लिए हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होगा, तभी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो बिना किसी लॉस के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारा जो भी डाटा हम भेजेंगे वो 100% हाई रेट से पहुंच जाएगा। ठीक है। अब फंडामेंटल आइडिया अबाउट ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का फंडामेंटल आइडिया क्या है? फंडामेंटल आइडिया अबाउट ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, फंडामेंटल आइडिया ऑफ अबाउट ऑप्टिकल फाइबर। जैसे कि भी आपको पता है, यहाँ पे हमने एक क्या बना लिया? ऑप्टिकल फाइबर बना लिया। ठीक है, ये इसका हो गया पॉइंट ए, ये हो गया इसका एंड पॉइंट बी। यहाँ से हमने अंदर से कोई रे भेजी, वो रे का सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ फाइबर की वॉल से, और एक ए पॉइंट चल के बी पॉइंट पर पहुंच गई। दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ, this is the transmission of light through fiber। ये क्या हुआ? फाइबर के थ्रू जो लाइट का ट्रांसमिशन होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो बहुत ग्लास या प्लास्टिक के पाइप का बना होता है, जो कि बहुत पतला होता है, जितने हमारे सिर के बाल, और इसमें हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए इंफॉर्मेशन को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचाते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ पे जैसे हमने पॉइंट ए से एक लाइट रे भेजी, लाइट रे जो है वो हमारे इसकी सक्सेसिव वॉल से रिफ्लेक्टिव होकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करके हमारे पॉइंट बी पर पहुंच जाएगी। दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो ये हो गया इसका फंडामेंटल आइडिया। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर। आपको एग्जाम में ऐसे ही डायग्राम बनाना है और ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर के लिए बारे में लिखना है। ठीक है, ये क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल वेवगाइड सिस्टम होता है। ठीक है, अब इसमें जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, अब ये क्या होता है? जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो मेनली थ्री पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है कोर, सेकंड पार्ट होता है क्लेडिंग, और थर्ड पार्ट होता है हमारा जैकेट। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से हो गया। ये हो गया कोर, ये हो गया ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हमारा क्लेडिंग। तो ये क्या हो गया हमारा? कोर, ये वाला अंदर वाला हिस्सा कोर, बाहर वाला हिस्सा क्लेडिंग। इसका डायग्राम है। दिस इज द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल डायग्राम हो गया। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। n1 इज ग्रेटर देन क्या होगा? n2 होगा। यही कंडीशन है टोटल TIR की कंडीशन को फॉलो कराने के लिए n1 इज ग्रेटर देन n2 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका जो हमारा डायमीटर होता है, कोर का जो डायमीटर होता है वो 10 म्यूमीटर से 100 म्यूमीटर होता है, और क्लैडिंग का जो होता है वो 100 म्यूमीटर से 200 म्यूमीटर होता है। ठीक है,
तो कोर क्या हुआ, कोर जो है इसका अंदर वाला पार्ट हुआ जहाँ से रे जो है वो पास होकर जाती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका डायमीटर 10 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n1। क्लेडिंग जो होता है वो कोर के ऊपर वाला रीजन होता है, जो अदर प्लास्टिक या जो कि अदर प्लास्टिक से मिला होता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक N2 होता है। अगर ये सिलिकॉन से बना होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होगा, तो ये अदर काइंड ऑफ सिलिकॉन के पॉलीमर से मिलकर बना होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 होगा। क्यों होगा ये अलग अलग, क्यों बना है अलग अलग मटेरियल के, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, n2 है, तो n1 इज ग्रेटर देन n2। इस तरह से इनकी जो स्ट्रक्चरल ऐसे बनाया जाता है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लेडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मटेरियल उतना ही डेंसर होगा और जितना ज्यादा डेंसर होगा उसमें लाइट की चलने की वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या होता है, c/v होता है। ये आपने पढ़ा भी होगा स्नेल्स लॉ में, ठीक है। इसे आगे जाके ही पढ़ेंगे, अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लेडिंग किससे मिलकर बना होता है, अदर काइंड ऑफ सिलिकॉन या पॉलीमर से बना होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और इसका जो डायमीटर होता है वो 100 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर होता है। इसका डायग्राम हमें ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर एंड डिफाइन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो क्रॉस सेक्शन आपको हमें डायग्राम से ऐसे ही बनाने होंगे। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के, कोर क्लैडिंग के कॉम्बिनेशन को हम किस में कर देते हैं, जैकेट में बंद कर देते हैं। जो जैकेट होती है वो अदर काइंड ऑफ पॉलीमर या पॉलीथीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पॉलीथीन की बनी होती है, जो कोर क्लैडिंग के कॉम्बिनेशन को, कोर को क्रशिंग से, मॉइस्चराइजेशन से और एब्जॉर्बेशन से बचाती है। जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हो, आपका इलेक्ट्रिकल वायर होता है, ठीक है। ऊपर इलेक्ट्रिकल वायर क्या होता है, ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, अंदर क्या होता है, कॉपर का वायर होता है। इस कॉपर वायर को किससे कर दिया हमने, वाउंड कर दिया, प्लास्टिक से या केबल के अंदर डाल दिया। उसी तरह हम कोर क्लैडिंग की कॉम्बिनेशन को बना के हम किस में डाल देंगे, पॉलीथीन की जैकेट में डाल देंगे और अलग अलग इसके क्या बना लेंगे, हम पार्ट्स बना लेंगे और उन सारे पार्ट्स को हम किस में डाल देंगे, एक जैकेट में डाल देंगे जो पॉलीथीन की बनी होगी। और पॉलीथीन की जैकेट जो होगी वो कोर को मॉइस्चर से, एब्जॉर्प्शन से और क्रशिंग से बचाएगी, ठीक है। तो एक जैकेट के अंदर सेवरल काइंड ऑफ फाइबर होते हैं। जिस तरीके से क्या होता है, गर्मी होती है तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल वायर होता है वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, पिघल जाता है और सर्दियों में अकड़ जाता है। तो जो हमारे फाइबर ऑप्टिक्स में जैकेट है, पॉलीथीन जैकेट है, वो इन चीज़ों से हमारे कोर को बचाती है, इसलिए हम यहाँ पे जैकेट का यूज़ करते हैं। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स के 3 क्रॉस सेक्शन होंगे, कोर, क्लेडिंग और जैकेट, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, या फंडामेंटल आइडिया अबाउट ऑप्टिकल फाइबर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, तो इट्स बेस्ड ऑन दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब हमारी एक रे है, जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जो रे है वो रेयर से, डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तो जो रे है वो नॉर्मल से दूर हटती चली जाती है। तो इट्स गवर्न्स द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमें पता भी है क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n अपॉन c अपॉन v होता है, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम या लाइट and v is the velocity of medium and n
इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे आप पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है। अगर कोई मीडियम है, ठीक है, अगर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। इसी तरह जो रेयर में हमारी क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और डेंसर मीडियम में, इसका डेंसर मीडियम में क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, इसलिए जब कोई भी रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर कोई रे है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं जब कोई रे जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या हो गया, एक बाउंड्री हो गई, यहाँ पे हो गया डेंसर मीडियम और यहाँ पे हो गया रेयर मीडियम यानी कि सघन और विरहन माध्यम, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। यहाँ से एक रे गई, द रे ऑफ इंसिडेंस, यहाँ एक रे गई, मान लिया जो रे है वो नॉर्मल से φ1 एंगल बनाती है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 मान लिया हमने, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 मान लिया, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंसी। क्या हो गया बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंसी, इंसिडेंट एंगल φ1। यहाँ से हमने एक रे भेजी जो कि नॉर्मल से क्या बनाएगी, एंगल φ1 बनाएगी। जब कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हटती चली जाती है, दैट इज द गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। माने नॉर्मल से कितना एंगल बनाती है, φ2। φ2 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, स्पेलिंग पर मत जाना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब आती है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, मान लिया एक रे है जो हमने क्या करा, ये हो गया हमारा n1, ये हो गया हमारा n2। ठीक है, डेंसर मीडियम रेयर मीडियम। जैसे ही हम φ1 को इंक्रीज करेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज, इसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो हमारी रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है φ2 भी क्या हो जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो नॉर्मल से दूर हट जाएगा, और मान लिया नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा, φ2। जैसे हम φ1 को इंक्रीज करेंगे तो क्या करेगा, φ2 भी जो है वो नॉर्मल से दूर हट जाएगा, φ2 भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हम φ1 को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, φ1 को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंसी को और ज्यादा बढ़ाएंगे, तो जो रे है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि जो इंटरफेस है, इसे बोलते हैं हम इंटरफेस, सतह इंटरफेस से क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा और एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो जिस कंडीशन पर जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो नॉर्मल से परपेंडिकुलर हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। इसे क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल एंगल φc, इसका नाम रख दिया हमने φc, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंसी φ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के। ठीक है, अब इसके बाद जैसे जैसे हम φ1 को और इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंसी को और इंक्रीज करेंगे, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन। जैसे ही हम और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, φ1 को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, तो जब हम क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पे इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो जो रे है वो जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में वापस लौट आएगी, एंड दिस, और कितना एंगल बनाएगी, मान लिया ये φ2 एंगल बनाती है, तो दिस इज कॉल्ड द, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंसी φ1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, φc से, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, ठीक है, अगर उस पर एंगल ऑफ इंसिडेंसी जो है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ जाता है तो जो रे है वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो इसका मीन्स है जो रे है
वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो गई, जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस आ गई। एंड दिस इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा है, आप एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसी तरह क्या होगा, फाइबर में भी ऐसे ही होगा। फाइबर में अगर हमें रे कोई भी लाइट रे को इंफॉर्मेशन के साथ भेजना है तो इंफॉर्मेशन कब दूसरे एंड पर पूरी की पूरी पहुंचेगी, जब कोर कोलिडिंग इंटरफेस पर जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंसी जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी कोर के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाएगी। जैसे कि फाइबर में क्या होता है, ये कोर रिक्लेडिंग, मैंने इसका एक डायग्राम बना दिया, आपको बता दिया, ये हो गया कोर, ठीक है, ये हो गया कोर और ये हो गया क्लैडिंग। इसका रिफ्लेक्ट N1 N2 और N1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा N2 के, हो गया फाइबर एक्सिस, यहाँ से हमने रे को भेज दिया। अब इसी तरीके से हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे प्रोसेस, ये फाइबर, ये हो गया कोर, ये हो गया क्लेडिंग, ठीक है, ये हो गया कोर और ये हो गया क्लेडिंग। तो यहाँ से जैसे हम, ये हो गया एक्सिस, फाइबर एक्सिस, ये हो गई फाइबर एक्सिस जिसके थ्रू हमारी लाइट रे जाएगी। अब यहाँ से जैसे हमने रे डाली, ठीक है, यहाँ से क्या बनाती है, फाई एंगल बनाती है, इंसिडेंस एंगल। और कोर क्लेडिंग इंटरफेस क्या होगा, ये क्लेडिंग हो गया कोर, इसके बीच का इंटरफेस क्या होगा, ये वाला होगा इंटरफेस, कोर क्लेडिंग इंटरफेस। तो कोर क्लेडिंग इंटरफेस पर जाके इंसिडेंट होगी, यहाँ पे नॉर्मल होगा, इस नॉर्मल से मान लिया ये रे क्या बनाती है, एंगल फाई 1 बनाती है। अगर कोर क्लेडिंग इंटरफेस पर जो फाई 1 है, फाई 1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, फाई c होगा, तो जो रे है वो उसी मीडियम में कोर में वापस आ जाएगी और यहाँ से इसका टोटल सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होने के बाद इंफॉर्मेशन के लेते हुए दूसरे एंड पर पहुंच जाएगी। दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर फाई 1 इज लेस देन फाई c होगा तो क्लेडिंग में चली जाएगी इंफॉर्मेशन, क्योंकि फाई 1 इज लेस देन क्या होगा, फाई c होगा। अगर फाई 1 इज इक्वल टू फाई c होगा तो क्लेडिंग से होके जाएगी, इंटरफेस से होके जाएगी। अगर फाई 1 इज ग्रेटर देन फाई c होगा तो जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, कोर के अंदर चली जाएगी और यहीं से इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी कोडियल फॉर्म में जो है वो वेव के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाएगी। दिस इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कैसे जो लाइट बीम है, लाइट रे है, वो इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाती है। दिस इज द फंडामेंटल आइडिया ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अगर आपको यहाँ से किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।